नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। 2028 विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही कांग्रेस पर भाजपा ने बड़ा सियासी हमला बोला है। प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं के एक पॉकेट में पेट्रोल और दूसरे पॉकेट में माचिस है, यानी आग लगाने का सामान भी उनका और चिंगारी भी उनकी। इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए भाजपा को पहले अपना घर देखने की नसीहत दे डाली। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2028 के चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी का भरोसा जता रही है, वहीं भाजपा इन दावों को हकीकत से दूर बता रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं के एक पॉकेट में पेट्रोल तो दूसरे पॉकेट में माचिस है, यानी कांग्रेस के भीतर ही ऐसा माहौल है कि मौका मिलते ही विवाद और टकराव भड़क उठता है। साथ ही यह भी कहा कि पंजाब समेत कई राज्यों में कांग्रेस के नेताओं के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस कभी एकजुट होकर काम नहीं कर सकती, इसलिए 2028 में जीत का दावा सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की असफल कोशिश मात्र है। जेब में पेट्रोल और माचिस, भाजपा का कांग्रेस पर सबसे बड़ा सियासी तंज। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, कांग्रेस के हर नेता के पास पेट्रोल और माचिस। भाजपा के आरोप से गरमाई सियासत। भाजपा का वार, कांग्रेस खुद ही लगाती है अपने घर में आग। कांग्रेस ने किया पलटवार, पहले अपने घर में देख ले भाजपा। ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, अजय चंद्राकर को पहले समझे। विकास उपाध्याय बोले, भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कहती है। देखिए, ये अपने मन को तसल्ली के लिए अपना मन को बहला सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं के एक पॉकेट में पेट्रोल है, दूसरे पॉकेट में माचिस है। ये दोनों हाथों से लेकर घूम रहे हैं। आप पंजाब देख लीजिए, मैं आज ही अभी न्यूज देख रहा था किसी चैनल में, वहाँ घमासान हो रहा है। तो ये इनके दोनों हाथ में चिंगारी रखा हुआ है, एक तरफ पेट्रोल है, और कभी ये लोग एक होकर नहीं कर सकते, और केवल ये लोग प्लान बना सकते हैं, ये एक्शन नहीं कर सकते। और जब तक प्लान और एक्शन नहीं एक साथ नहीं होगा, तब तक एक्शन प्लान नहीं कहलाता और कोई कार्य मूर्त रूप नहीं होता। भाजपा के इस हमले पर कांग्रेस ने भी तीखा जवाब दिया। कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़कर पहले अपने संगठन और सरकार की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर भी कई मुद्दों पर मतभेद और असंतोष सामने आ रहा है। ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सदन में अजय चंद्राकर अलग ही बदला लेते हैं और भाजपा हम पर तंज कसती है। वहीं यह भी कहा कि कांग्रेस जनता के बीच मजबूती से खड़ी है और 2028 में जनता बदलाव का फैसला करेगी। श्याम बिहारी जायसवाल तो अभी विधायक बने हैं, अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं, माचिस और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास में बिजली का बिल और पेट्रोल के दाम की पर्ची जेबों में है, वही 2028 में चुनाव को बदल कर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की नीति आम आदमी के घर में डकैती डालने का काम कर रही है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, कल चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। पेट्रोल और माचिस वाला यह बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं, बल्कि चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनता दिख रहा है। भाजपा कांग्रेस को अंदरूनी कलह वाली पार्टी साबित करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह सियासी जुबानी जंग और तेज होने के आसार है। इतना ही नहीं, फिलहाल सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के भीतर वाकई पेट्रोल और माचिस जैसी स्थिति है, या यह सिर्फ भाजपा का चुनावी हमला है। इसका जवाब आने वाले दिनों की सियासत और चुनावी तैयारियां ही देंगी। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे विषय को समझा, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और माचिस का बयान दिया गया है, अब वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर वार पलटवार भी हो रहा है और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता सौरभ साहू जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार शिशिर राय चौधरी जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले वासु शर्मा जी, मैं आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये बयान दिया गया है कि एक पॉकेट में पेट्रोल और दूसरे पॉकेट में माचिस, कोई नैरेटिव सेट किया जाए, इससे पहले मैं आपसे ये जान लेती हूँ कि इस बयान का अर्थ क्या है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी अभी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब से छत्तीसगढ़ में है तब से कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। देखिए, ऐसा है कि ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी की खुद की कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस बात को स्वीकार कर चुकी है। जो इन्होंने लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस नेतृत्व ने गठन किया था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ आके देखा कि हम विधानसभा लोकसभा चुनाव क्यों हार गए मानसिक। तो उन्होंने पाया कि हमसे आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम हार गए, क्योंकि क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, उसके बाद भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस पुअर रहा। जो तो गुटबाजी के इशारा उनकी कमेटी खुद मान रही है, तो वो कांग्रेस के लोग माने ना माने उनकी कमेटी खुद मान रही है। तो इस बात को लेके मंत्री जी ने कहा, और ये तो स्पष्ट है, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के कितने नेता हैं। एक और उदाहरण दे देता हूँ। कांग्रेस के रायगढ़ के जिला अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी जी के सामने कहा कि कांग्रेस जो है वो नेता आधारित पार्टी बन गई है छत्तीसगढ़ के अंदर, संगठन आधारित पार्टी खत्म हो गई है। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मानसी जी, स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने घर पे अलग अलग नेता है, अलग अलग गुट है, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आते लोग, ये को कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। तो कांग्रेस को पहले अपना संगठन मजबूत करना है, उसके बाद वो जीतने का ख्वाब देख सकते हैं कि 2028 में हम सरकार बनाएंगे। ऐसा वादा उन्होंने तो पहले भी किया था 2023 में कि हम 75 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन 5 साल में जनता इनसे त्रस्त खा गई। इन्होंने कोई विभाग ऐसा नहीं छोड़ा जहां लूट खसोट भ्रष्टाचार ना हुआ हो। 5 साल में जनता इनसे त्रस्त खा गई और जनता इन्होंने इनको वापस सत्ता से उतार दिया। तो कांग्रेस को पहले अपना पार्टी बचाना है, उसके बाद वो आगे की सोच सकते हैं। ठीक है वासु जी, आपके पास लौटूंगी। सौरभ जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए अंदरूनी कलह को लेकर भी आरोप लगाए जाते हैं तमाम, और ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, तो आने वाले चुनाव में 2028 में प्रदर्शन अच्छा कैसे रहेगा? देखिए मानसी जी, 2 बातें आपने बोली। पहली बात तो संगठन की जहां तक बात है, तो संगठन तो हमारा जो संगठन है कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक संगठन है। हर किसी को अपनी बात रखने का यहां पर मौका मिलता है, न कि बीजेपी की तरफ कि वहां पर जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक राजतंत्र जैसा अभी ये देश में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी पार्टी में तो पहले से ही है वो, वहां पर तो इनको बोलने का भी अधिकार नहीं है, शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन आप देखिए, क्योंकि इसी आवाज को ये लगातार दबाते रहे हैं, तो मानसी जी अभी राजनांदगांव का एकदम ताजा उदाहरण देख लीजिए। सीधे के सीधे इनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। पहले चरण में चरणबद्ध तरीके से इनके यहां अभी इस्तीफों का दौर चल रहा है। उसके बाद फिर उसी जिले में फिर से 25 से 30 कार्यकर्ता और जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। सरपंचों के सामूहिक इस्तीफे हो जा रहे हैं मानसी जी, अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार। और आपको याद दिला दूं, पिछले कुछ समय पहले की बात है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने किसी राज्य के अंदर पर्यवेक्षक बना करके किसी को भेजा हो और उसको अपनी जो जान है वो मेज के नीचे छुप करके बचानी पड़ी हो, क्योंकि यहां पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो कार्यकर्ता है, एक बड़े नेता के जो कार्यकर्ता है, वो उनको पीटने के लिए दौड़ाते हैं। तो ऐसा तो देश के इतिहास में पहली और आखिरी बार ही हुआ होगा मानसी जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे। मुझे लगता है कि नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। इतनी बात बोलने के बाद तो मुझे लगता है वासु भाई को ये बात समझ आई गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन सौरभ जी, जो बयान सामने आया है, जो बयान ये माचिस और पेट्रोल वाला दिया गया है, तो क्या कांग्रेस खुद ही अपने घर पर आग लगाती है? इस बात से आप क्या ताल्लुकात रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इस बात को समझ ही नहीं पा रही। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जेब में पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं, तो ये उनकी जो सत्ता है और उनका जो सत्ता का अहंकार है, ये उसको जलाने की ताकत रखती है जो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता है। और लगातार हमारे यहाँ तो संगठन को मजबूत करने के लिए विविध कार्यक्रम चल रहे हैं मानसी जी। तो हमारे यहाँ संगठन बहुत मजबूत है। और जहां तक इनकी बात है, तो इनकी जो सरकार है वो लगातार यहां पर छत्तीसगढ़ में भी कह लीजिए और देश में भी इनका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे पुअर है मानसी जी। और आप देखिएगा हर मोर्चे पर ये जो सरकारें हैं ये फेल है, दोनों ही सरकार, केंद्र की और राज्य की। तो ये अपनी चिंता करें, 2028 में निश्चित रूप से हम सरकार बना रहे हैं और हमारे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए मुस्तैदी से लगा हुआ है और तैयार है। ठीक है सौरभ जी, अब 2028 की तस्वीरें क्या होंगी वो भी देखने वाला विषय होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिशिर राय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और देखिए, जिस तरह से ये पूरा बयान सामने आया है, ये नैरेटिव चल रहा है, एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यह कह रही है कि आप जमीनी स्तर पर उतने मजबूत नहीं हैं और हम आपको कंपटीशन नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी मजबूती का दाव खेलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई थी और अब बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी मजबूती की ओर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, डिजिटल रूप से भी मजबूत होने की कोशिश कर रही है। तो क्या बतौर विपक्ष अगर कांग्रेस को देखा जाए तो क्या लगातार वो अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है? और 2028 के अगर चुनाव की बात करें, क्योंकि ये पूरी चर्चा 28 चुनाव को लेकर हो रही है, तो क्या अगर हम उससे मद्देनजर बात करें तो क्या स्थिति, क्या कंपटीशन देखने मिल रहा है दोनों ही भाजपा और कांग्रेस में? जी मानसी जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो वो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी की है वो। और जिस प्रकार से अभी आपने पूछा कि कांग्रेस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत कीनली, कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके पास छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से गैप्स हैं जिन गैप्स पे वो अपने आप को वापस जनता के सामने में उस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कांग्रेस के पास जैसे अभी इन्होंने बिजली बिल का मुद्दा हो या फिर जो भी दूसरे मामले हो, इन सारे नकदी का मामला इन्होंने उठाने का प्रयास किया। लेकिन जो मुझे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने दिखाई देती है, क्योंकि केंद्र सरकार में वो सत्ता से काफी बरसों से दूर है, और दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ में भी पिछले 2.5 सालों से सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो जाहिर तौर पे वो भाजपा को चुनौती देने के लायक स्थिति में हाल फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ता है। ये जरूर है कि ये जो प्रयास, छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं, हो सकता है कि 2028 में ये सम्मिलित रूप से ऐसा कोई बड़ा प्रयास करे कि जनता के सामने वो अपने आप को एक बेहतर ऑप्शन के रूप में प्रस्तुत कर पाए। ठीक है वासु शर्मा जी, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रही है, अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रही है, क्या ऐसा लगता है? नहीं, देखिए मानसी जी, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस भी ना, कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पे हो, तो उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ती है जितना कांग्रेस के सामने लड़ती है। हम किसी को भी कमजोर नहीं आंकते, लेकिन कांग्रेस के जो इतिहास रहा है, कांग्रेस में जो गुटबाजी रही है, उसके आधार पे मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो हुआ है। और लगातार कांग्रेस के अंदर तो दिख रहा है। अब ये बहुत सारे मुद्दे सौरभ भाई कह रहे थे, जैसे पत्रकार महोदय ने कहा बिजली बिल का मुद्दा है। देखियो कांग्रेस कैसे सिलेक्टिव राजनीति करती है, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस के जमाने में स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ, कांग्रेस के समय में 2023 में वर्क ऑर्डर निकला, उनके वर्क ऑर्डर निकलने के बाद स्मार्ट मीटर प्रदेश में लग रहा है। अब ये हरियाली आंसू जनता के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर बहा रहे हैं, लेकिन जनता भी देख रही है ना कि भाई चलो छत्तीसगढ़ की बात हटा देते हैं, आपके राज्य तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में स्मार्ट मीटर तो थर्डलेस लग रहा है, तो क्या वहां की जनता के लिए आप मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि वहां स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए? यानी अपने राज्य में स्मार्ट मीटर लग रहा है तो ठीक, छत्तीसगढ़ में आप ही ने वर्क ऑर्डर निकाल के गया है, आप ही ने टेंडर किया है, और उसके बाद अब आप जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये सब जनता देखती है, इसीलिए कांग्रेस के ऊपर सेलेक्टिव राजनीतिक आरोप लगता है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे कांग्रेस ला रही है जो खुद उन्होंने किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बोलती है, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। वो केवल आरोप लगाना, झूठ बोलना और चर्चा से भाग जाना। आपने विधानसभा में भी देखा होगा मानसी जी कि हम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है आप चर्चा कीजिए, आप टेबल में आइए, तो ये वॉकआउट की परंपरा चालू कर दी है। हर मुद्दे में वॉकआउट। आपके विधायकों को जनता ने इसलिए चुना है कि आप सरकार से वहां पर चर्चा कीजिए, डिबेट कीजिए, ना कि वॉकआउट करने के लिए। हर मुद्दे में वॉकआउट कर देंगे तो जनता भी आपको, जैसे 2023 में वॉकआउट की ना, तो 2028 आने दीजिए, फिर से आपको वॉकआउट कर देंगे। अगर वॉकआउट ही करना है, वासु जी, आपने जो सवाल उठाया है कि किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन है और ये दोहरे व्यवहार को लेकर आपने सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं सौरभ जी से जरूर लूंगी, लेकिन आपसे सवाल ये है कि लगातार अब देखिए ना, कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाने की ही प्रयास कर रही, फिर चाहे वो नकदी गांव का मामला हो, महंगाई को लेकर हो, स्मार्ट मीटर को लेकर हो, प्रदर्शन कांग्रेस करती नजर आती है। और जनता को तो यही चाहिए कि उनकी आवाज को उठाया जाए, जो परेशानियां हैं उन्हें उठाया जाए।
नहीं मानसी जी मैं तो फिर से आपको मैं स्मार्ट मीटर का बताया, नकटी गांव के विषय में भी बता देता हूँ। नकटी गांव में जो जगह चिंगाकी की थी चारागाह की, वो कांग्रेस के समय चिन्हांकित की गई है। सौरभ साहू जी बता दें कि की गई थी नहीं गई थी। यानी आप उस समय सरकार में थे तो उसी जगह को चिन्हांकित करके आप अलग किए। आज सरकार से हट गए तो आप जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जो कि कब्जा जमीन था उसको हटाया गया, उसकी जगह पे सरकार ने उनको दूसरा व्यवस्थापन कर दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी जानबूझ के इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रही है, जबकि जितने भी लोग वहां पर थे उनका नकटी, अच्छा ये कांग्रेस क्या भ्रम फैला रही है कि नकटी गांव पूरा उजड़ गया। नकटी गांव में कुल 17 वार्ड है, 16 वार्ड जैसे के तैसे, 17 वार्ड जो था वहां कब्जा हो गया था। और कांग्रेस के जमाने में 2022 में केवल 3 हेक्टेयर जब भूमि कब्जा था, वो 1 साल के अंदर 15 हेक्टेयर में कब्जा हो गया। और उसके आजू बाजू की जमीन किस कांग्रेस नेता के नाम पे है, थोड़ा सौरभ जी से पूछ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यानी केवल राजनीति के उद्देश्य से, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा कांग्रेस जो चला रही है, वहां की नकटी की जनता भी समझ रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है। मानसी जी आप समय आन दीजिए, इसका जवाब उनको खुद वहां की जनता देगी। ठीक है सौरभ जी, जो वासु जी ने आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि दोहरा व्यवहार क्यों? जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहां पर आप उतने एक्टिव क्यों नहीं नजर आते या उन मुद्दों को उठाते क्यों नहीं नजर आते जो बीजेपी शासित राज्यों में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उस पर? अगर हाल फिलहाल का मामले की मैं बात करूं तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर तो कांग्रेस ने बहुत मुद्दा उठाया, लेकिन अगर बात करें उन्हीं के राज्य में अगर प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर खामोश क्यों है कांग्रेस? और लगातार अगर बात की जाती है आगे की रणनीति की, तो कैसे अपनी स्थिति को कांग्रेस मजबूत करेगी? देखिए मानसी जी, आपने जो बात कही कि हर राज्य में क्या होता है मुद्दा और वहां पर किस तरीके से लड़ा जाता है। देखिए आप अगर देखेंगे तो पूरा देश में अगर देखा जाए और बहुत से प्रदेशों में अभी बीजेपी की सरकार है और वहां पर जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जब ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तो बहुत आसान बात है ना कि आप किसी भी बात का ढिकरा, आज 12 साल हो गए आपको केंद्र में सत्ता में बैठे हुए और राज्य में भी आज आपको 3 साल होने जा रहे हैं, किसी भी बात का टिकरा आप सीधे कांग्रेस के ऊपर फोड़ देते हैं। तो ये तो अभी की बात है। मैं तो बोलता हूं फिर नेहरू जी के समय से जैसा गिनाते लेके आए हैं, जैसा कि प्रियंका जी ने भी सदन में कहा कि एक बार बैठ के आप गाली दे दीजिए, उसके बाद फिर लोगों के मुद्दे पर बात करिए। तो ये वाली बात है। आप देखिए कि जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के ऊपर ये भ्रम फैला रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे झूठ फैलाया जाए। और आप देखिए कि ये जो स्मार्ट मीटर का ठीक है हमने लेके आए, लेकिन उसको लाने का तरीका और बहुत सिलेक्टिव तरीके से किस कंपनी को दिया जाए और उसमें स्मार्ट मीटर की जो सेटिंग है उसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का टेंडर लागू किया हमने, अगर आप ये कहते हैं, तो उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन हुआ तो उस समय तो आपके निगरानी में होना चाहिए। उसी तरीके से जीएसटी की भी बात आप कह लीजिए ना कि जीएसटी तो कांग्रेस की सोच थी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया गया। आज 50 से ज्यादा नोटिफिकेशन लागू हो गए जिस तरीके से जीएसटी को इन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो इनके तो इंप्लीमेंट करने के तरीके में तकलीफ है। नकटी गांव का ये उदाहरण दे रहे थे, तो नकटी गांव में जिस तरीके से पूरे प्रकरण थे, वहां पर इनके बीजेपी नेताओं के जमीन है, इनके जो खास सेक्रेटरी थे उस समय के जो अधिकारी थे उनके पास में जमीनें हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते? वहां पर 3.5 हेक्टेयर में बस अवैध कब्जा था। और उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि जब उनका विस्थापन किया गया तो वो सही तरीके से होना चाहिए। बारिश के एक दिन पहले आप वहां पर जाके रात को तोड़फोड़ कर देते हैं और लोगों को बेघर कर देते हैं, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। तो हमको इनके तरीके से प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन के बाद जो ये निगरानी नहीं करते हैं। सौरभ जी, एक सवाल यहाँ पर गंभीर ये भी खड़ा होता है कि बयानबाजी से अगर इतर देखा जाए तो कांग्रेस अपनी जमीनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए मानसी जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत मजबूत है और इनकी जो सत्ता है, आज तो हमारे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी ने भी कहा है कि आज चुनाव करा के देख लो, एक इनोवा के लायक इनके विधायक जीतेंगे बड़ी मुश्किल से। तो ये स्थिति आज इनकी यहां पर छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है। जो बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार हर मोर्चे पर फेल है। और मैं तो कह रहा हूं इससे पीड़ित ये बीजेपी के खुद के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। आज वही लोग, इनके बड़े नेता सभी बातों के लिए आवाज उठा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी की बात देख लीजिए, अजय चंद्राकर जी की बात देख लीजिए, विजय बघेल जी की भी बात देख लीजिए। तो इनके तो सारे बड़े नेता जो है मानसी जी, वो इनको ही आईना दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में
चल रही है। और जब बड़े बड़े नेता त्रस्त हो गए हैं इनकी अपनी सरकार से, तो फिर आम जनता की तो बात आप छोड़ दीजिए, आम जनता से आप आज सर्वे करवा लीजिए, इनकी सरकार आज ही खिसक जाने वाली है और वो भूपेश बघेल जी की बात 100% सत्य निकलेगी। मानसी ठीक है सौरभ जी, लौटूंगी आपके पास। शिशिर जी, सौरभ जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की स्थिति है फिलहाल अगर बात करें तो? और अगर स्थिति मजबूत नहीं है तो आने वाले समय में कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो वोटर बेस है ये परंपरागत रूप से बेहतर रहा है। कांग्रेस ने हमेशा अच्छा संतोषजनक, तो हम कह सकते हैं कि संतोषजनक प्रदर्शन किया ही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती खास करके नया राज्य बनने के बाद में आई है वो ये कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो इस पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक्स में और अलग अलग गांवों में फैले हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं के पास में जो छत्तीसगढ़ की जो लीडरशिप है या जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई ऐसा मैसेज जाता है कि उनके बीच में कोई कन्फ्रंटेशन है या उनके बीच में जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर में पड़ता है। और वो जो प्रभाव है वो प्रभाव चुनाव में बेहद प्रभावी होता है कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष में। पिछले चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे शायद वो इस उम्मीद पे थे कि हमारे पास में ज्यादा क्लियर कुछ गाइडेंस होगा, ये हम पत्रकारों का ऑब्जर्वेशन था। लेकिन चूंकि उनके पास में एक ऐसा सदा हुआ नहीं था जो अलग अलग विषयों पे जो टॉप लीडरशिप के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा था, वो आखिरी समय तक उसका समाधान उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से हो जाना चाहिए था। और वो लगता है कि बीच में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो जाता है। हालांकि वो चर्चाएं कितनी सत्य होती है इनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद उसके जो आम कार्यकर्ता होता है, जो ग्रामीण स्तर पे काम करता है, जो फुट सोल्जर होता है, वो कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित होता है कांग्रेस का, और वो कहीं ना कहीं से डिमोरलाइज भी होता है कि वो जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो शायद इस विषय पे कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो एक सामूहिक रूप से वो लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करे, उनके बीच में ये विश्वास जगाए कि ठीक है शिशिर जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार मुद्दों को उठाती रही है, फिर चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर हो, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, या फिर और भी किसी चीज, हम पेट्रोल डीजल की बात करें उसको लेकर भी, जो आम जनता को इफेक्ट करती है जो चीजें, उसकी आवाज लेकर जनहितैषी के रूप में कांग्रेस नजर आई है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब इस पूरे मामले पर बयानबाजी शुरू हो जाती है, और सवाल यह भी आ जाता है कि जब उस राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर सेम कंडीशन में कांग्रेस का वो बिहेवियर नहीं देखने मिलता जहां पर बीजेपी की सरकार में देखने मिलता है, तो क्या एक नेगेटिव रिजल्ट ये कांग्रेस को देगा? मेरे ख्याल से ये बहुत हर राज्य में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन स्पेशली मैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बात करूं, तो वो उस पर्टिकुलर राज्य को लेकर, उसके वोटर्स को लेकर अपनी रणनीति बनाती है। उसमें वहां का पर कैपिटा इनकम को लेकर भी, जैसे अब छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन का पैसा है वो कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में कुछ है, वेस्ट बंगाल में कुछ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब यूनिफॉर्म हो, क्योंकि सारे जगह के विषय अलग हैं, सारे जगह की चुनौतियां अलग हैं। तो उस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भी जो अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी कोशिश ये करती है कि उस राज्य की आवश्यकताओं और उसकी जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हुए अपने मुद्दों को वो पिच करे और उसका जो फायदा है वो उसको मिल सके। ऐसा सभी राजनीतिक दल चाहते हैं, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस बात से जरूर प्रभाव पड़ता है कि जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता अगर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारा जो लीडरशिप है अगर वो आपस में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कैसे संगठित होकर काम करें। ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। ठीक है सौरभ जी, एक लास्ट रिएक्शन 10 सेकेंड में जवाब दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस एकजुट होकर काम नहीं करती है, उसकी जो अंदरूनी कला है वही कांग्रेस पर भारी पड़ जाती है, जल्दी से जवाब दीजिए। बीजेपी के मुझे लगता है कि नैरेटिव सेट करने की
सेट करने की बात है और वो भ्रम फैलाने के लिए इस तरीके की बात करती है। आज आप देख लीजिए, जब से दीपक बैज जी भी यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार हमारे जो सारे बड़े नेता हैं वो हर मुद्दे पर एक ही मंच पर इकट्ठा हुए हैं, एक मंच पर उन्होंने एक स्वर पे आवाज उठाई है और लगातार इस तरीके से हम जो बीजेपी की सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं हर मुद्दे पर, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो किसानों को लेकर के मुद्दे हो, जल जंगल जमीन के मुद्दे हो, हर मुद्दे पे हमारे हर बड़े नेता एक मंच पर आए हैं और बीजेपी की सरकार से सवाल पूछा है हमने। और निश्चित रूप से यही एक बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इसलिए ये जो भ्रम फैलाने का जो ये कार्य करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि इनको ये समझ आ गया है, क्योंकि कि हर बड़े नेता जब एक मंच पर आ जाएंगे तो इनकी स्थिति और इनकी कुर्सी ऐसे ही डगमगा रही है। तो ठीक है सौरभ जी, ठीक है। वासु जी, एक लास्ट रिएक्शन दीजिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस डर में है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो ये उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा? देखिए मानसी जी, कांग्रेस अच्छी बात है क्योंकि विपक्ष मजबूती होना चाहिए। कांग्रेस को अभी क्यों समझ आ रहा है? कांग्रेस को पहले से बनना चाहिए, विपक्ष मजबूती होना चाहिए। पहले नेताओं को एक कर ले कांग्रेस पार्टी, उसके बाद करें। मैंने पहले कहा मानसी जी, हम विपक्ष कोई निर्दलीय भी प्रत्याशी होगा तो हम उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ते हैं जितना कांग्रेस के सामने। हम किसी को भी कमजोर नहीं समझते हैं, हम चुनावी मैदान में होते हैं तो। लेकिन कांग्रेस जो जनता को गुमराह करके, झूठ बोल के, प्रोपोगेंडा करके जो ये मुद्दे बनाने की कोशिश करती है, मैं एक छोटा सा सवाल सौरभ जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये बिजली बिल पे हमको बहुत खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं भाजपा सरकार का पोल खोलेंगे, ये करेंगे। तो मेरा छोटा सा सवाल है, जब 2023 में 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने वाली थी, तो 6 अक्टूबर को कैसे वर्क ऑर्डर स्मार्ट मीटर का निकला? ठीक है वासु जी, ये सवाल आप उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी समय का अभाव है और जो भी चर्चा हुई है और जो भी पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2028 चुनाव में और क्या नतीजे सामने आते हैं, किस तरह से प्रदर्शन होता है दोनों पार्टी का, वो भी देखना होगा। फिलहाल के लिए वासु जी आपका, सौरभ जी आपका और शिशिर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, माचिस और पेट्रोल वाले जिस तरह से बयान सामने आया है, उसके बाद अब इस पूरे बयान ने विवाद भी खड़ा कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि वह संगठन की मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस में जो भी अंदरूनी कलह चलती है वो उसी पर भारी पड़ जाती है। हालांकि अब 2028 चुनाव में दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में क्या तस्वीरें होंगी वो भी देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।